1931। ठीक है, इस दिन हमारे परम क्रांतिकारी माननीय भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु जी को फांसी दी गई थी और क्रांतिकारी में इनका बहुत ही बड़ा रोल रहा है। पहले इनके बचपन में जो भी इनके बचपन में घटनाएं हुई हैं, इनके दिल में जो भी बातें देश के प्रति और स्वतंत्रता के प्रति जो भी इन्होंने सोचा देखा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश लगभग 350 साल तक अंग्रेजों के अधीन रहा था और यही घटनाएं परस्पर होती रही। 28 सितंबर सन 1907 को बंगा नामक गांव बनायल, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ पर भगत सिंह जी का जन्म हुआ और इनके पिता का नाम किशन सिंह और इनकी माता का नाम विद्यावती कौर था। लाहौर क्षेत्र में जन्मे इस वीर सपूत ने कई सारी घटनाएं बचपन में ही देख डाली। 13 अप्रैल सन 1919 को वो मौत भरा मंजर जब ये अपनी आंखों से देखते हैं और लगभग 12 मील तक ये पैदल चल करके अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने सुना ही होगा। 12 मील पैदल चल करके जब ये उस बाग में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां के भारतीय वासियों को किस प्रकार गोलियों की नोक से रौंदा जा रहा था और वहां पर पड़ा रक्त ये साबित कर रहा था, सभी भारतीयों के दिल और दिमाग को हिला कर रख दिया था। उस समय भगत सिंह ने सोच लिया था, वहीं लगभग 11 से 12 साल की अवस्था में खड़े खड़े ये वीर पुत्र ये सोच रहे थे कि आज के दिन हमारी धरती है और हमारा मंजर है, फिर भी इन गोरों की चल रही है। और वो लाशों के भरे ढेर को देखते हुए और उस बाग के चारों ओर जाते हैं। कुछ व्यक्ति तो भाग दौड़ में वहां स्थित कुएं में कूद जाते हैं, अपनी जान को गंवा देते हैं। वो नहीं सोचते थे कि हमारा सामना किसी भी गोरे बंदूक के सामने हो। कुछ व्यक्तियों ने उस कुएं में कूद करके अपनी आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो कुछ गोली का शिकार हुए। वहीं भगत सिंह ने जब ये मंजर देखा तो उन्होंने एक बोतल ली और बोतल में उस मिट्टी को उठा करके और लहूलुहान मिट्टी को उस बोतल में पैक किया और अपने घर को ले आए। घर पे जब उनकी बहन पूछती है कि भाई इसमें क्या है, तो वो कहती है कि भाई इसमें क्या है, तो वो कहते हैं कि इसमें हमारे जितने भी वीर सपूत भारतीय वासी उनका रक्त है। और इस रक्त, अब ये समझिए 11 साल के उस बालक की मानसिकता को समझिए। आज के जमाने में व्यक्ति 1 साल से लेकर के 90 साल तक जागरूक नहीं हो पाता है, लेकिन 11 साल की अवस्था में उस व्यक्ति ने इतना बड़ा संघर्ष देखा और स्वयं समझा 11 साल की उम्र में। और वो बोतल को जैसे घर पे रखते हैं तो कहते हैं अपनी बहन से कि इस चीज का बदला मैं इन गोरों से ले करके रहूंगा। ठीक है, अब अपने पिता किशन सिंह के पास जाते हैं और कहते हैं पिताजी आप ये क्या कर रहे हो। तो उनके पिता कहते हैं कि बेटा ये फसल उगाई जाती है जिसके द्वारा हमारे परिवार का पालन पोषण होता है। तो भगत सिंह कहते हैं क्यों ना हम इसी जमीन पर बंदूकें बोएं, क्योंकि हमें इन बंदूकों की बहुत ही बेहद आवश्यकता है और इन गोरों से हम संघर्ष कर सकें, इनसे हम सामना कर सकें। तो आज फसल की जगह पर हम बंदूकें बोएंगे और जितने दिन में ये फसल तैयार होती है उतने ही दिन में हम बंदूकें तैयार करेंगे और इन बंदूकों को तैयार करके अंग्रेजों से सामना करेंगे। तो भगत सिंह के पिताजी कहते हैं किशन सिंह कि बेटा हम लोग अभी तक इन अंग्रेजों की गुलामी करते चले आए हैं और गुलामी करने का मेन रीजन क्या है वो आप लोग सब जानते हो। ठीक है,
आप लोग सब जानते हो, क्योंकि रीजन उस समय ये था, हम लोग इतने परिपूर्ण नहीं थे, ठीक है, कुछ ही चंद हम ही लोगों में से कुछ क्रांतिकारी, ठीक है। अच्छा, उस समय जब बात 13 साल की थी, भगत सिंह 13 साल के थे, तो ये मंजर उनके सामने देखा, उन्होंने पहचाना और समझा, ठीक है। उसके बाद में एक नेशनल विद्यालय में जो अंग्रेज हुकूमत का कॉलेज चल रहा था, उन्होंने उसमें दाखिला लेने से मना कर दिया और कहा कि मैं इसमें दाखिला नहीं लूंगा, दाखिला नहीं लूंगा। वहीं पर स्थित लाहौर में डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया और दाखिला उस 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने लगभग 50 पुस्तकें उस एज में पढ़ डाली थी। और वो पुस्तकें उनके विशेष विषय से छोड़ करके, ठीक है, राजनीति, इकोनॉमी, ठीक है, राजनीति, इकोनॉमी, इन चीजों को लेकर के उन्होंने लगभग 50 पुस्तकें उस अवस्था में पढ़ डाली थी, ठीक है। अब ये मंजर देखते रहे और उनके दिल में यही जानता था कि हमारे देश को कभी ना कभी आजादी मिली, हम भी इन गोरों से आजाद होंगे। लेकिन धीरे धीरे उस समय सन 1920 के करीब महात्मा गांधी जी का बहुत ही परचम छाया हुआ था। उन्होंने विश्वास दे रखा था कि हम भारत को आजादी दिलाएंगे। तो भगत सिंह इस चीज को सोचते थे कि हाँ, हमें आजादी मिल जाएगी, आजादी हमें मिल जाएगी और इस चीज का वो गान करते थे कि कुछ ही दिनों में हम इन गोरों से आजाद हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये बात सोचते सोचते अब स्टार्ट हो जाता है सन 1920, ठीक है, असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने कहा, अच्छा, गांधी एक नर्म स्वभाव के व्यक्ति थे, उन्हें ये चीज पसंद नहीं थी और उन्होंने अपने देशवासियों से वादा किया कि इन गोरों से आजादी हम दिलवा कर रहेंगे, लेकिन आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। तो इस वक्त जब वो महात्मा गांधी ये बात करते हैं और पूरी एकता बन जाती है पूरे भारतवासियों की, उन्होंने कहा कि जो स्वदेशी है उसे ही अपनाओ, जो गोरों का सामान है उसका बहिष्कार करो, जो उनके कपड़े हैं उनका बहिष्कार करो। एक समय वो आएगा कि हम लोग जो है गोरों से छुटकारा पा लेंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद में सन 1922 आ जाता है। 1922 ईस्वी में क्या होता है, गोरखपुर में एक स्थान है जिसे कहा जाता है चौरी चौरा कांड, ठीक है। चौरी चौरा कांड में क्या होता है कि सन 1922 में भगत सिंह जाते हैं और सामने खड़े होते हैं, उनके साथ में उनके जो भी साथी होते हैं और कहते हैं उनसे कि आप बताइए, और नारे लगाने लगते हैं कि हमें स्वदेशी अपनाओ और विदेशी यानी कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों की जो वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करो, और नारे लगाने लगते हैं, ठीक है। जब नारे लगाने लगते हैं पुलिस स्टेशन के सामने, तो वहां की जो ब्रिटिश पुलिस आकर के उन्हें मना करती है और कहती है आप बिल्कुल शांत रहिए, जो भी बातें आप तसल्ली से कर लीजिए, क्योंकि महात्मा गांधी ने उन्हें बता के रखा था कि जो भी होगा वो हिंसा से कुछ नहीं कर पाओगे, अगर हमें आजादी लेनी है तो बिल्कुल शांति और स्वभाव से आजादी लेंगे। तो वहां पे एक पुलिसकर्मी था, ब्रिटिश का एक पुलिसकर्मी था, उन्होंने क्या किया, 2-4 व्यक्तियों पर गोली चला दी और उनमें से जैसे ही हवाई फायरिंग करता है, कहता है आप लोगों के ऊपर हम गोली चला देंगे, आप बिल्कुल शांत रहिए, गोली चला देंगे। और व्यक्ति जो आंदोलन करने के लिए खड़े हुए थे, तो वो बार बार मना कर रहे थे कि नहीं, हमें स्वदेशी अपनाना है और हमें गोरों की लाई हुई वस्तुओं को बहिष्कार करना है, ठीक है। तब उसी समय वो व्यक्ति क्या करता है कि गोली चलाता है और उसमें से 3-4 लगभग 2 हवाई फायर करता है और 4 व्यक्तियों को वहीं पर ऑन स्पॉट गोली मार देता है, ठीक है। उसके गोली के उसकी बंदूक में एक भी गोली नहीं बचती है और तब दूसरी गोली को फिर से व्यक्तियों के ऊपर तान देता, कहता कि हट जाओ ना तो फिर से मार देंगे। और उस समय उसकी जो रिवॉल्वर में कोई भी गोली नहीं बची होती है, तो वहीं पे जो मौजूद भीड़ होती है उस पे एकदम टूट पड़ती है। टूट पड़ने के बाद में चौकी पर अटैक कर देती है। अटैक करने के बाद में क्या करती है, चौकी में आग लगा देती है और लगभग 17 पुलिसकर्मियों को मार देते हैं, ठीक है। इस घटना को महात्मा गांधी सुनते हैं और कहते हैं कि हमने प्लान बनाया था अहिंसा का,
हमने प्लान बनाया था अहिंसा का कि किसी भी व्यक्ति को हम सताएंगे, किसी भी व्यक्ति से हम झगड़ा नहीं करेंगे। अगर हम झगड़ा करेंगे तो हमें आजादी नहीं मिल पाएगी। तो उसी समय क्या होता है, असहयोग आंदोलन, गांधी जी का एक अपना वो होता है कि असहयोग आंदोलन को वापस कर लेते हैं। ठीक है, वापस कर लेते हैं और कहते हैं जब आप लोग हिंसा कर ही रहे हो तो हिंसा को वो नहीं समझते थे कि हम हिंसा करके जो है आजादी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो उस समय फिर दो दल बन जाते हैं, एक गर्म दल और एक नरम दल। ठीक है, अच्छा, गर्म दल के अंतर्गत भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी होते हैं और नरम दल के अंतर्गत आते हैं महात्मा गांधी जैसे महापुरुष। ठीक है, महात्मा गांधी जैसे महापुरुष। सन 1925 में जब ये भगत सिंह, एक सुना होगा आपने काकोरी कांड कहती है। ठीक है, इनके पास में ना तो क्रांति करने के लिए कोई भी पैसा था, पैसे का भी अभाव था। ठीक है, तो ये जाकर के ट्रेन डकैती करवाते हैं। ठीक है, और वहां पे उस्ताद अल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, दो व्यक्ति गिरफ्तार हो जाते हैं और उन दोनों लोगों को फांसी हो जाती है। फांसी होने के बाद में जब दोनों व्यक्तियों को फांसी हो जाती है तब इधर ये जाकर के इलाहाबाद में स्थित कौन, चंद्रशेखर आजाद से मित्रता करते हैं और उनके बनाए हुए संगठन में शामिल हो जाते हैं। उनके बनाए हुए संगठन में शामिल होने के बाद में अब ये क्रांति यानी कि देश को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हैं और आवाज उठाते हैं। बात है इनको क्या होता है फिर ऐसे 1929 में ये करते हैं। 1929 ईस्वी में ये असेंबली, दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय असेंबली में बम फेंकते हैं और वहां पर पर्चे फेंकते हैं। ये कहते हैं 29 में कहते हैं बम फेंक कर और पर्चे फेंकते हैं और वो एक बम जो था वो एक धुआं वाला, मतलब ऐसा नहीं लोकल बम, धुआं वाला। उन्हें सिर्फ एक ऐसा संदेश देना था कि हाँ, भारतीयों के अंदर जो है एकता की जो भावना जाग चुकी है। ठीक है, तो वो बम फेंक देते हैं और उसमें लिख देते हैं कि बहरों को धमाका जरूरी है। ठीक है, और पर्चे लगा देते हैं बहरों को धमाका जरूरी है। लेकिन उनके कई सारे केस हो चुके हैं, तो पुलिस प्रशासन सोचता है कि अगर इस बार ये बच गए ना तो आगे जाकर के, क्योंकि हर भारतीय के अंदर स्वतंत्रता की भावना जाग चुकी है और इन्हें बचना नहीं चाहिए, तो वो क्या करते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। लगभग 2 साल की सजा के दौरान उन्हें 24 मार्च 1931 को फांसी की सजा का ऐलान कर दिया जाता है। लेकिन ब्रिटिश जो भी कर्मचारी थे वो ये सोचते हैं कि अगर 24 मार्च के दिन भगत सिंह को फांसी हुई तो समझ लेना कि पूरा भारतीय एकत्र होकर हमारी असेंबली, हमारे पूरे क्या नाम पुलिस प्रशासन पर हमला कर सकता है। तो उन्होंने जैसे आज 23 मार्च है और 24 मार्च उनका फांसी का दिन था, तो वो शाम को जाते हैं, भगत सिंह से मिलते हैं और कहते हैं कि आपको आज फांसी दी जाएगी। तो भगत सिंह, कार्ल मार्क्स एक राइटर है, कार्ल मार्क्स के बहुत ही बड़े प्रेमी थे। उनकी बचपन से ही लगभग 300 किताबें पढ़ रखी थी और लगभग 3000 स्टेटमेंट उन्होंने अपने हाथों से लिख रखे थे कार्ल मार्क्स के। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हमारी फांसी की तारीख तो 24 मार्च है, लेकिन आज के दिन हमें फांसी क्यों दी जा रही है। तो ये कहते हुए जो ब्रिटिश के जो भी कर्मचारी होते हैं भगत सिंह को ले जाते हैं और उनका एक कहना था कि जब हमें फांसी दी जाए तो हमारे हाथ ना बांधे जाएं और ना ही हमारे सर के ऊपर काला कपड़ा डाला जाए। इतना कहते हुए भगत सिंह आगे बढ़ जाते हैं और 10x10 के रूप में, उस समय जेल की वो कंडीशन थी कि 10x10 के रूप में, अच्छा, भगत सिंह ना तो बाहर ही दब कर चले हैं और ना तो जेल के अंदर उन्होंने एक अपना संगठन बना लिया, क्योंकि जेल के अंदर ना तो खाना सही मिल रहा था, 10x10 के रूम में बैठना, ना तो खिड़की थी, समझ रहे हो, ना तो खिड़की थी और ना भी कोई ऐसा कोई व्यवस्था थी जिससे कि उन्हें कुछ लाभ हो। ठीक है, ना तो जला वला वैसा खाना मिल रहा था बिल्कुल। तो भगत सिंह कहते हैं, आंदोलन कर देते हैं और कहते हैं कि कोई भी हमारे साथ रहिए, हम आपको न्याय दिलवाएंगे।
तो भगत सिंह कहते हैं उन्हें फांसी की सजा कंफर्म हो जाती है, और जा करके जो भी उनके मित्रों को पता होती है, बैरिंग में जितने भी कैदी होते हैं उनको पता चलता है कि इन्हें फांसी की सजा आज फांसी दी जाएगी। 24 मार्च को फांसी की बजाय 23 मार्च को फांसी दी जा रही है। तो सारे रोने लगते हैं और ये कहते हैं कोई जाए भगत सिंह की उस लेखनी को उठा लाए, भगत सिंह की उस लेखनी को उठा लाए, उस किताब को उठा लाए। इस किताब को हमें अपने बच्चों और अपने परिवार वालों को दिखाना है कि हमारे ही बैरिंग में कोई ऐसा महापुरुष रहता है। ठीक है, कोई कहता है कि उस बर्तन को उठा लाओ जिसमें भगत सिंह खाना खाते थे। कोई कहता है कि उन कपड़ों को उठा लाओ जिनको भगत सिंह पहनते थे, उन कपड़ों को उठा लाओ। और भागते हुए जाते हैं उस 10 बाई 10 के रूम में। जो कर्मचारी वहां डेली पोछा झाड़ू करने आता था वो भी इतना शहादत, इतना दुखी था, वो भी रो रहा था। और वो एक कलम को उठा करके भगत सिंह की, कोई बर्तन उठाता है, कोई कपड़े उठाता है, और बिल्कुल हाहाकार मच जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा शाम को 23 मार्च 7:30 बजे रात में, शाम के टाइम 7:30 बजे फांसी दे दी जाती है। और फांसी देने के बाद उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। तीनों क्रांतिकारियों को, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को 7:30 बजे जब फांसी पर लटका दिया जाता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में उन्हें रावी के तट पर, ये रावी तो पड़े हो अब नदी तंत्र, रावी के तट पर उन्हें जलाने की प्लान की जाती है। और वो कहते हैं जितने भी ब्रिटिश के जितने भी कर्मचारी होते हैं वो कहते हैं अगर हम जेल के मुख्य रूप से अगर इस मिट्टी को ले गए तो बाहर खड़े व्यक्ति हमला कर देंगे। और उन्हें थोड़ा पता तो चल ही गया था कि भगत सिंह को तारीख से पहले ही फांसी दे दी गई है। अगर इनको पता चल गया तो ये अब इस पे अटैक कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो जेल का जो मेन दरवाजा था उसके अपोजिट उल्टे साइड में क्या करते हैं, दरवाजे को तुड़वा करके और मिट्टी को उठा करके रावी नदी के तट पर ले जाते हैं। रावी, इनका पहला प्लान था कि रावी के तट पर रावी नदी में मिट्टी को डायरेक्ट ऐसे ही फेंकना, लेकिन उस समय ईश्वर का ऐसा संयोग था कि वहां पर पानी ही नहीं था। ठीक है, पानी ही नहीं था। फिर उन्होंने वही मिट्टी को जलाते हुए, आधी मिट्टी जल गई थी और पता चल गया था लाहौर में पता चल गया कि भगत सिंह को फांसी हो गई। और जब ये पता चलता है कि भगत सिंह को फांसी हो गई तो भारत की पृथ्वी उस समय ये समझो लग रहा था कि इतना वो छाया हुआ था, इतना शोक छा गया पूरे भारत में, हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे और यही कह रहे थे कि भगत सिंह को फांसी हो गई, भगत सिंह को फांसी हो गई। जिसके भी मुंह से सुन रहे थे कह रहे थे भगत सिंह को फांसी हो गई। और सब ऐसे ही पैदल भागने लगे और रावी नदी के तट पर जैसे उनके आग लगाई जाती है तो मिट्टी पूर्ण रूप से जल नहीं पाती है। जब जल नहीं पाती तो आधी मिट्टी को जब किशन सिंह के पिता देखते हैं और घर वाले देखते हैं तो आधी मिट्टी को उठा लाते हैं। फिर उनका अंतिम संस्कार जो है बाद में पूरा परिवार और देशवासी मिलकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। जोश सा लगा, बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। पूरी कहानी आपको सर ने बता दिया। बेटा उसी प्रकार से हम ये कहेंगे आप लोगों को, भगत सिंह के इस त्याग को अगर आप लोग 1% भी अपने ऊपर उतार लेते हो, भगत सिंह के इस त्याग को मात्र 1% भी अगर आप लोग उतारते हो तो 100% हम भी भगत सिंह के जैसे बन सकते हैं। हमारी उम्र के लहे होंगे जो भगत सिंह जब फांसी चढ़ गए थे। उम्र समझ सकते हो, उम्र क्या थी बताइए? 23 साल। तो बताइए हमारी आपकी उम्र के ही थे। उनमें एक देशभक्ति का जुनून था, एक देश था। तो एक साथ पहले सब लोग फूल सुनेंगे, ठीक? थोड़ा लेकर लाइन से निकल चलिएगा। ये कटा दीजिए लाइन से, थोड़ा चलिए, निकलते चलिए। थोड़ा उधर से हाथ
ठीक है कट दीजिए ठीक है खत्म इसको हटाओ